नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच भराएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक एग्ज़ाम होने का टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। उसको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए साइंस 6 to 8 के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन पैकेज लाया हूँ। साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आइए, आप लोगों का मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण देखते हैं। पहला चैप्टर है जैविक वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। पहले सामान्य परिचय देखते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है और इन्हें जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक लिखी। सजीवों के गुण। सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं। जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीव से अलग किया जाता है। गुण देख लेते हैं। कोशिकीय संगठन। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका यानी सेल है। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। आगे चलते उपापचय। उपापचय जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। उपचयन, इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे वृद्धि की क्रिया। वृद्धि क्रिया उपचयन के अंतर्गत आएगा। अतः अपचयन, इस क्रिया के द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे श्वसन। श्वसन की क्रिया अपचयन क्रिया का उदाहरण है। वृद्धि, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रजनन, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का मुख्य गुण है। आगे चलते हैं। चेतना, सजीव का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण चेतना है। देखते हैं। यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, अर्थात सभी जीवों में अनुभूति करने एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थ आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता यानी उद्दीपन शक्ति होती है। उपयुक्त के अलावा गति यानी मूवमेंट, पोषण, न्यूट्रिशन एवं उत्सर्जन भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इन लक्षणों से स्पष्ट होता कि पौधे तथा जंतु दोनों ही सजीव हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पौधे तथा जंतुओं में विभेद किया जा सकता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे पूछ सकता है कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो सेल्यूलोज की। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति होता है, यानी जंतु में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति होता है। आगे है रसधानी। पादप कोशिकाओं में
बड़ी रसधानियां पाई जाती है जो कोशिका द्रव्य सेल सेप से भरी होती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधानियां पाई जाती है। तारक कार्य कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तारक कार्य पोषण पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए पादप क्या है? स्वपोषी है। पादप स्वपोषी है। पादप है स्वपोषी, जबकि जंतु अपने भोजन हेतु पौधे एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, इसलिए परपोषी कहलाते हैं। अपवाद युगलिना, युगलेना स्वपोषी है। आगे चलते हैं। गति गति है, वृद्धि है, उत्सर्जन है। देख लेते हैं, जब देख ही लिए तो इसको भी देख लेते हैं। गति मृदा में स्थिर पौधे जो है मृदा में क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अपवाद में शैवाल, क्लेमाइडोमोनस, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। जंतु भोजन हेतु गति करते, अपवाद कोरल एवं स्पंज स्थिर रहते। आगे देखते हैं। वृद्धि वृद्धि जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभोज्योतक के क्षेत्र के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। अगला है उत्सर्जन। पादपों में विकसित उत्सर्जित तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों यथा तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं जो इनके शरीर में संचित रहते हैं। जंतु में ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। आगे है अनुक्रिया। पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिस कारण विभिन्न उद्दीपनों यथा प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं जो उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आगे चलते हैं। जीवों के नामांकन के द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों की जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लांटी में बांटा, इसलिए लिनियस को वर्ग का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश नाम यानी जेनरिक नेम और दूसरा शब्द जाति नाम स्पेसीज नेम कहलाता है। उदाहरण मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ये 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। किसमें? तो मोनेरा में। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु यथा नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म आदि। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी बहुकोशिकीय भी
होते हैं अथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। प्रोटिस्टा जगत किसके किसके बीच कड़ी का कार्य करता है? प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। पादप जंतु एवं कवक के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रोटिस्टा करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजिला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। आगे देखते हैं कवक यानी फंगी। फंगी देखते हैं, फंगी में ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, पेंसिलियम, मशरूम आदि कवक जगत के सदस्य हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रोनिज्म देखते हैं क्या कहता है। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण सब सेलुलर। इस प्रकार की संरचना में डीएनए आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, जैसे विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते। इसके लिए इन्हें मेजबान होस्ट की आवश्यकता होती है। ये विषाणु पौधे तथा जीवों के में घुनन कर वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच कड़ी भी कहा जाता है। तो विषाणु को निर्जीव एवं सजीव के बीच कड़ी कहा जाता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज के दौरान की थी। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं द्वारा होते हैं। पोलियो और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां भी वायरस के कारण होती है। देखते हैं प्रोकैरियोटिक। इनकी कोशिका संरचना साधारण होती है, जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे जीवाणु। यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरल जीव है। यह मोनोरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूकैरियोटिक देखते हैं। यूकैरियोटिक इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें केंद्रक एवं विशेषकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि। अधिकांश कवक परपोषित मृतजीवी होते हैं। इनमें जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गंजापन, दमा एवं दाद खाज का एक प्रमुख कारण कवक है। कवक से होने वाली बीमारी गंजापन, दमा एवं दाद खाज। इसके अलावा फसलों के कई रोग कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं का रस्ट रोग किससे होता है? तो गेहूं का रस्ट रोग होता है कवक से। खमीर और मशरूम भी कवक हैं। खमीर और मशरूम भी क्या है? तो कवक हैं। सभी प्रोटोजोआ परोपोषी होते हैं और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ट्रिपैनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी प्रोटोजोआ है। साथ ही मलेरिया, पेचिश रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। नोट देख लेते हैं। नोट में सर्दी, जुकाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि ये विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। पादप प्लांट
यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। पादपों को निम्न उपवर्गों में बांटा जा सकता है। थेलोफाइटा, पादप को जिस वर्ग में बांटा जा सकता है, पहला है थेलोफाइटा। इन पौधे के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल यानी एल्गी कहा जाता है। मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि थेलोफाइटा के उदाहरण हैं। देखिए स्पाइरोगायरा का चित्र देखिए, काई की तरह है। आगे चलते हैं। यह है यूलोथ्रिक्स और यह है कारा। ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा देखते हैं। इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों का शरीर एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। ये पादप तना और पत्ती जैसी संरचना विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI। जो पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। देखिए चित्र इसका, मार्केसिया और मॉस ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखते हैं, इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल इत्यादि ये सब किस वर्ग के पौधे हैं, तो ये सब टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। आइए देखते हैं टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे। ये देखिए फर्न का चित्र है। धान की फसल के साथ एजोला जो होता है उसका चित्र भी है। उपयुक्त तीनों वर्ग के पादपों में जनानंग अप्रत्यक्ष होते तथा इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म देखते हैं, ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। देखिए ये यहाँ पर चित्र पाइनस का दिया हुआ है और ये साइकस का चित्र दिया हुआ है। ये सब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एंजियोस्पर्म। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जो पुष्पी पादप किसे कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बीजपत्री जिनमें एक बीज पत्र होते तथा द्विबीजपत्री जिनमें दो बीज पत्र होते। देखिए एंजियोस्पर्म का चित्र दिया हुआ है। अब जंतु जगत देखते हैं। यह यूकैरियोटिक बहुकोषीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है, जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। जंतु जगत का वर्गीकरण आधार निम्न है। संगठन स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम्मिति,
द्विकोणिक तथा त्रिकोणिक संगठन, शरीर की गुहा या परगुहा में या सीलोम, खंडीकरण, पृष्ठरज्जु संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिकाओं को संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ कोशिकाओं में स्तर का संगठन दिखाता है तो कुछ में उत्तक स्तर का संगठन दिखाई पड़ता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज तथा अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। एनिलिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी में अंग मिलकर तंत्र रूप में शारीरिक कार्य करते हैं जो अंग तंत्र का संगठन कहलाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सममिति प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। सममिति स्पंज में पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने, और सममिति स्पंज में पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। सिलिंट्रेट, टिनोफोर तथा एकाइनोडर्म में अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति किसमें पाई जाती है? सिलिंट्रेट, टेन्यूफोर और एकाइनोडर्मेन में अरीय सममिति पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। एनिलेड, ऑर्थ्रोपोड आदि में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है जिसमें एक अक्ष से गुजरने वाली रेखाएं द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में विभाजित हो जाते हैं। द्विकोणिक या त्रिकोणिक की संगठन, सिलिंट्रेट जैसे प्राणियों में कोशिकाएं दो घूर्णीय स्तरों जैसे बाह्य एकोडर्म यानी बाह्य त्वचा एवं आंतरिक एकोडर्म आंतरिक त्वचा में व्यवस्थित होता है। ये प्राणी द्विकोणिक कहलाते हैं। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मीसोडर्म उपस्थित होता है त्रिकोणिक कहलाता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक के प्राणी। परगुहा, शरीर की गुहा, शरीर भित्ति बॉडी वॉल तथा आहार नाल के बीच में गुहा कैविटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मध्य त्वचा मीसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा बॉडी कैविटी को देह गुहा या परगुहा कहते हैं। इससे युक्त प्राणी को एक परगुही प्राणी कहते हैं। जैसे एनिलिड, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म तथा कार्डेट है। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। ब्रैकेट देख लीजिए। मध्य त्वचा बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ऐसे शरीर कूट गुहा एवं ऐसे प्राणी कूटगुहिक कहे जाते हैं। उदाहरण एस्केलमेंथीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहीय एस्योलोमेट्स कहते हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज। खंडीकरण, कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध होते हैं, विभाजित रहता है जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडीकरण कर। उदाहरण केंचुए का शरीर। पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा मीसोडर्म से उत्पन्न होती है जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी कहते हैं। जंतु जगत को पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक जो है अरज्जुकी यानी नॉन कार्डेटा और दूसरा है रज्जुकी जिसे कार्डेटा कहा जाता है। नॉन कार्डेटा इन जंतुओं के शरीर में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है और रज्जुकी यानी कार्डेटा में जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड जरूर पाया जाता है। नॉन कार्डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठोस एवं दोहरा होता है जो अधरतल में पाया जाता है। कार्डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला एवं एकल होता है जो पृष्ठीय
डोर्सल रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं, हृदय पृष्ठभाग में होता है अगर उपस्थित हो तो, और इसमें हृदय किसमें, कार्डेटा में हृदय अधर भाग में यानी वेंट्रल साइड में होता है। सभी कार्डेटा द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक एवं देह गुहा युक्त होते हैं। अब देखते हैं जंतुओं का संघ देखते हैं। संघ है पोरीफोरा। इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। पोरीफोरा संघ के सदस्य स्पंज के नाम से जाना जाता है। देखिए पोरीफोरा संघ के सदस्य का फिगर साइकोन है। ये मुख्यतः समुद्री एवं ज्यादातर असममिति होते हैं। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु हैं एवं इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनकी शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जो सुई से नुकीले कांटे या स्पंजिन फाइबर से बना होता है। इनका पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। किसमें, संघ पोरीफोरा में। संघ पोरीफोरा में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों ऑस्टिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। तो पोरीफोरा संघ में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यह जल महीन छिद्र ऑस्टिया से अंदर जाते हैं और ऑस्कुलम से बाहर आते हैं। जल परिवहन के रास्ते से आहार ग्रहण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्टों का निष्कासन आदि कार्य संपन्न होता है। उदाहरण में देख लीजिए, पोरीफेरा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उसको देखते हैं। साइफा या साइकोन, स्वच्छ जलीय स्पंज या एस्पार्जिला, बाथ स्पंज, यूस्पंजिया। आगे देखते हैं संघ सिलिंट्रेटा। आगे क्या है, संघ सिलिंट्रेटा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। संघ सिलिंट्रेटा या निडेरिया भी इसको कहा जाता है। सिलिंट्रेटा संघ के सदस्य जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थानबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिनमें सममिति पाई जाती है। इनके स्पर्श एवं नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक एवं नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो स्थिर रहने, रक्षा करने तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। कह सकते हैं सिलिंट्रेटा संघ का जंतु मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं, तो समुद्री में निवास करते हैं, नहीं मतलब जलीय है। इनमें स्पर्शक एवं नीडोब्लास्ट होते हैं, जो स्थिर रखने, रक्षा करने तथा शिकार करने में सहायक होते हैं। आगे है, इनके उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये द्विकोणिक होते हैं। शरीर दो आकार रूपों यथा पॉलिप एवं मेडुसा में पाया जाता है। पॉलिप एक स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप है, जिसके अंतर्गत हाइड्रा एवं एडमसिया आते हैं, जबकि मेडुसा छतरीनुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत अरीलिया या जेलीफिश आते हैं। तो जेलीफिश किस संघ के जानवर हैं या जंतु हैं, तो सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ के हैं। देखिए ये आपका सी एनीमोन यानी समुद्री मछली का चित्र है, और ये किसका है, ये हाइड्रा का चित्र है। आगे चलते हैं।
कोरल, एक मिनट, कोरल आदि मतलब कोरल जो है समूह में रहती है, जबकि हाइड्रा एकांकी रूप से रहते हैं। कोरल और हाइड्रा किस संघ का जंतु है? निडेरिया या सिलेंट्रेटा। एडम्सिया सी एनीमोन की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आगे है हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग और रक्त दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। पूछ सकता है जो हाइड्रा में श्वसन कैसे होता है, तो हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। अब देखते हैं संघ टीनोफोरा। सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली कहते हैं। ये समुद्रवासी अरीय समिति वाले द्विकोणिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी सिलिटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। देखिए कॉम्ब जेली का फिगर, एक मिनट यहाँ देखिए, कॉम्ब जेली का फिगर, ये है कॉम्ब जेली का फिगर, और इन्हें समुद्री अखरोट कहा जाता है। देखिए देखने में अखरोट के जैसा लग रहा है, सन टेनिफोरा। जो चलने में सहायक होते हैं। जीव दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। उदाहरण के लिए प्लोरोबिकिया तथा टीनोप्लाना। आगे देखते हैं प्लेटी हेलमिन्थिज। इस संघ के प्राणी पृष्ठधार रूप से चपटे होते हैं, अतः इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। प्लेटी हेलमिन्थिज को चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनका शरीर त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्व सममित होता है एवं अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, परंतु इनमें वास्तविक देह गुहा, एक मिनट देखिए, फीता कृमि जो है किसके अंतर्गत आते हैं? प्लेटी हेलमिन्थिज के अंतर्गत आते हैं। फीता कृमि, यह देखिए फीता कृमि का चित्र है जो किसके अंतर्गत आते हैं? प्लेटी हेलमिन्थिज के अंतर्गत आते हैं। इन समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश यानी हुक्स एवं चूसक सुकर्स पाए जाते हैं। विशिष्ट कोशिका फ्लेम सेल्स प्रासरण एवं उत्सर्जन में सहायता करते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। किसमें? तो प्लेनेरिया में। उदाहरण के लिए टीनिया सोलियम, फीता कृमि, फेसियोला, लीवर फ्लूक या फीता कृमि भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की पित्त नलियों में पाए जाने वाले एक चपटा कृमि है। कौन? लीवर फ्लू या फीता कृमि। आगे चलते हैं। संघ निमोटोडा या एस्केलेमिन्थिज। इन प्राणियों के शरीर अनुप्रस्थ काट गोलाकार होता है, अतः ये गोल कृमि कहलाते हैं। देखिए निमोटा या एस्केलेमिन्थिज संघ के प्राणी का फिगर दिया हुआ है। ये गोल कृमि है। क्या है? गोल कृमि, गोल कृमि है। देखिए इसको गोल कृमि कहा जाता है। ये मुक्तजीवी जलीय तथा स्थलीय अथवा पौधों तथा प्राणियों में परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्विक, त्रिकोणिक तथा वास्तविक द्विगुहा वाले जीव हैं। इनका संगठन अंगतंत्र स्तर का है। उत्तक पाए जाते हैं परंतु असली अंग नहीं पाए जाते हैं। किसमें? संघ निमोटोडा या एस्केलेमिन्थिज में। आहार नाल पूर्ण होता है एवं उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकलता है। सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाली परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है। हाथी पांव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाली गोल कृमि तथा पीन कृमि किसका उदाहरण है?
निमोटोडा या एस्केलमेंथिज के उदाहरण हैं। अब देखते हैं संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा इस संघ के प्राणी जलीय, समुद्री और ताजे जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं। वास्तविक देह गुहा वाले ये द्विपार्श्विक त्रिकोणिक तथा अंग तंत्र के संगठन को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल में केचुआ आपसे पूछ सकता है केचुआ किस संघ का जीव है, तो इसको लिख बता दीजिएगा एनेलिडा। एनेलिडा संघ का जीव है केचुआ। केचुआ किस संघ का जीव है? एनेलिडा संघ का जीव है। इनके शरीर की सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटी होती है, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। नेरिस में नर तथा मादा अलग होते हैं, परंतु केचुआ तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। उदाहरण के लिए नेरिस फेरिटिमा यानी केचुआ, हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोंक, ये सब किस समूह के हैं? तो ये सब हैं एनिलिडा संघ के जीव हैं। अब देखते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा ही है। ये द्विपार्श्विक, त्रिकोणिक तथा परगुही तथा इनमें अंग, अस्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, बल्कि देह गुहा में ही रक्त से भरी रहती है। रक्त रंगहीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोलिम्फ कहलाता है। किसका रक्त? ऑर्थोपोडा का रक्त कहलाता है हीमोलिम्फ। ऑर्थोपोडा का शरीर बाह्य कंकाल यानी काइटिन से निर्मित से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इनमें संधि युक्त पाद जॉइंट लेग्स पाया जाता है। एग्जाम्पल झींगा यानी पार्वन 19 जोड़े पाद होते हैं यानी पैर होते हैं। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त एस्टोसिस्ट या संतुलन आदि अंग पाए जाते हैं। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जीव। मकड़ी स्पिनरेट सिल्क बुनने वाला अंग की मदद से जाली बनाती है। तिलचट्टा का हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है। तिलचट्टा के हृदय कितने चैम्बरों का बना होता है? 13 चैम्बरों का बना होता है। यह सेंसरी हैरिस द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। सिल्वर फिश या रजत मीनाव एक पंखहीन कीट है। जोंक, मच्छर तथा खटमल में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं, परंतु ये बर्रे में नहीं पाया जाता है। आगे दिया हुआ है पेरिपेट्स। यह एक लिविंग फॉसिल अकशेरुकी है जो ओनिकोफेरा वर्ग से संबंधित है। यह एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा को जोड़ने वाली लिंक के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा को जोड़ने वाला कड़ी कौन सा है, तो उसको पेरिपेटस कह सकते हैं। हार्सुक्रेविया लिमुलस एक समुद्री ऑर्थोपोडा है जो एक केकड़ा क्रिस्टियन नो होकर मकड़ी के वर्ग एरेक्निडा से ज्यादा करीबी माना जाता है। यह भी एक लिविंग फॉसिल है। अब देखते हैं जुड़े हुए पैरों के आधार पर ऑर्थोपोडा को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन भी किस संघ के हैं, तो ऑर्थोपोडा। आवास मुख्यतः जलीय होते हैं। पाद 5 जोड़े होते हैं और श्वसन गिल यानी गलफर द्वारा होता है। मीरियापोडा स्थलीय होता है। कई जोड़े पैर होते हैं। ट्रेकिया द्वारा शोषण करते हैं मीरियापोडा। एरेक्निडा स्थलीय होते हैं। 4 जोड़े पैर होते हैं। ट्रिकिया एवं बुकलंग द्वारा श्वसन करते हैं। उसके बाद है इंसेक्टा सामान्यतः स्थलीय एवं दुर्लभ रूप से जलीय। 3 जोड़े पाद श्वसन करते हैं ट्रेकिया से। आगे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं क्रिस्टेशियन का। क्रिस्टेशियन का उदाहरण है झींगा, क्रैबफिश, केकड़ा।
उसके बाद मिरियापोडा का उदाहरण है मिलीपीड, सेंटीपीड, जिसको कनखजुरा कहते हैं। उसके बाद एरिकनिडा के एग्जाम्पल है मकड़ी, बिच्छू। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये सब किसके संबंध में? ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट के उदाहरण एपिस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी रेशम कीट, लेसिफर यानी लाख कीट। आगे देखते हैं कीट से होने वाली बीमारी। घरेलू मक्खी से टाइफाइड, हैजा यानी कोलरा, डायरिया आदि होता है। रेड फ्ली से ब्यूबोनिक प्लेग होता है। सैंड फ्लाई से कालाजार, सीसी मक्खी से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। मच्छर मलेरिया एनोफ्िलीज मच्छर से डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफ्लोलाइटिस, पीला ज्वर, एडिज मच्छर, फाइलोरोसिस क्यूलेक्स मच्छर। आगे देखते हैं बेडबग से टाइफस बुखार होता है। अगला संघ है मोलस्क ऑर्थोपॉड के बाद मोलस्क। जंतु जगत का यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक तथा परगुही होता है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। किसमें? मोलस्क में। शरीर कोमल होता है जो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है। किस संघ के जंतु का? तो मोलस्क के। मोलस्क में खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं शोषण तथा उत्सर्जन का कार्य भी होता है। मुंह में भोजन हेतु रेती जिह्वा पाई जाती है जो रेती के समान घिसने का कार्य करती है। शरीर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। किसमें? संघ मोलस्क के जंतु में। सामान्यतः नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा अंडे देने वाले होते हैं। मोलस्क उदाहरण के लिए पायला या सेब घोंगा, पिंकटाडा या ओयस्टर, सीपिया, लोलिगो। सीपिया पूछ सकते हैं सीपिया किस संघ का है? तो ये मोलस्क है। ऑक्टोपस किसका है? तो मोलस्क है। एप्लिसिया किसका है? तो मोलस्क है। डेंटेलियम किस संघ का है? तो मोलस्क है। कीटो पल्यूरा किस संघ का है? तो मोलस्क का है। जिसमें सीपिया को आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। देखिए मोलस्क संघ के जंतु का कुछ चित्र दिया हुआ है। पर्ल ओयस्टर, घोंघा, ऑक्टोपस। अब देखते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एकाइनोडर्मेटा कांटा युक्त शरीर पड़ा है। ये समुद्री जीव हैं एवं इनके अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये त्रिकोणिक तथा देह गुहा युक्त प्राणी है। कौन? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। एम्बुलेक्रल तंत्र या जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस संघ की विशेषता है जो गमन, भोजन ग्रहण तथा शोषण में सहायक होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं। उदाहरण के लिए एस्टेरियस या तारामीन किस संघ के हैं? इकाइनोडर्मेटा के हैं। ओफ्यूरा या भंगूर, तारा यानी ब्रिटल स्टार, इकाइनस या समुद्री आर्चिन, होलोथुरिया या समुद्री कंबर, एंटीडोन या फेदर स्टार या समुद्री लिली। ये सब एकाइनोडर्मेटा के उदाहरण है। देखिए कुछ का फिगर दिया हुआ है। समुद्री आर्चनी जिसको देखिए ये फिगर है, उसके बाद स्टार फिश का ये फिगर है। हेमिकार्डेटा इससे पहले कार्डेटा संघ के अंतर्गत उपसंघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एकल
एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कार्डेटा में डाल दिया गया है। ये समुद्री जीव हैं जो कृमि के समान है। कौन? हेमिकार्डेटा। इनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये द्विपार्श्वसमित, त्रिकोणीय तथा देह गुहायुक्त प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण बेनोग्लोसस किस संघ के हैं? तो हेमिकार्डेटा के हैं। एस्कोग्लोसस किसका है? तो हेमिकार्डेटा के हैं। अब देखते हैं कार्डेटा। कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकार्डेटा सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकार्डेटा उपस्थित रहता है। उदाहरण एसिडिया, सेल्पा, डोलिओलम। सिफिलिकार्डेटा पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकार्ड उपस्थित रहता है। उदाहरण ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फीऑक्सस भी कहा जाता है। कशेरुकी या वर्टिब्रेटा सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नोटोकार्ड उपस्थित रहता है। वयस्क होने पर यह नोटोकार्ड के एक अस्थिल या उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बैकबोन कहते हैं। नोट: यूरोकार्डेटा एवं सेफेलोकार्डेटा को एक साथ प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। मुख्यतः समुद्री होते हैं। इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। अब कशेरुकी या वर्टिब्रेटा को बांटा गया है एग्नेथा यानी जबड़े का अभाव वाला, एग्नोथा यानी जबड़े का अभाव, ग्नेथोस्टोमाटा यानी जबड़े के उपस्थिति। वर्ग देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये समुद्री होते हैं किंतु जनन हेतु अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रामाइजिन लैम्प्रे तथा मिक्सिन हैगफिश। उसके बाद देखते हैं जबड़े की उपस्थिति वाले मत्स्य या पीसीज पंख उपस्थित होता है। वर्ग क्वाड्रिक्थिज या ऑस्टिकथिज। टेट्रापोडा या चतुष्पाद उपस्थित होता है। वर्ग एम्फीबिया उभयचर होता है। रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी, मैमेलिया स्तनी वर्ग होते हैं। मत्स्य वर्ग देखते हैं। मत्स्य वर्ग में कॉन्ड्रिक्थिज देखते हैं। धारारहित शरीर वाले समुद्री प्राणी जिनमें पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। इनके जबड़ी शक्तिशाली होते हैं। ये सभी मछलियां होते हैं जिनके हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है। हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? 2 प्रकोष्ठों का। इनका अंतःकंकाल उपस्थित होता है। इनमें हड्डी नहीं पाई जाती है। वायुकोश या वाताशय की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। ये प्राणियों में कुछ विद्युत अंग टारपीडो में तथा कुछ में विष दंत ट्राइगोन में पाए जाते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा अधिकांशतः जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए एस्कोलियोडोन यानी डॉगफिश, प्रिस्टस यानी सॉफिश, कार्केडोन विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन यानी स्टिंगरे, ब्लू शार्क, वेल शार्क। डॉगफिश को स्पेड नोज शार्क भी कहते हैं। हेमरेड शार्क, ब्लू शार्क, बुल शार्क तथा स्मूथ हॉर्न्स बच्चे को जन्म देने वाले शार्क प्रजातियां हैं। स्कोलिडोन भी बच्चे को जन्म देती है। शार्क में विषम पाली पूंछ पाई जाती है। हेट्रोक पाई जाती है जो नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है। ऑस्टिकथिज इस वर्ग के मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। इनमें वायुयुक्त एयर ब्लैडर उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है। हृदय 2 प्रकोष्ठों में बटा होता है।
मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग है। द्रवस्थितिकी हाइड्रोस्टेटिक अंग दोनों रूप में कार्य करता है। ये सभी असमतापी होते हैं, अधिकांशतः अंडा देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री में आ जाते हैं एक्जोस्टिस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, लवणीय जल, रोहू, कतला, मांगुर, एक्वेरियम, पेट्रोफिलम, एंजल फिश, बेटा फाइटिंग फिश आदि। कुछ का फिगर देखते हैं। सी हॉर्स देखिए, ये सी हॉर्स का फिगर है। यहाँ रोहू मछली का फिगर दिया हुआ है। कॉड आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अपने यकृत तेल हेतु प्रसिद्ध है। कौन? कॉड मछली। अब देखते हैं उभयचर। ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश दो जोड़े पैर होते हैं एवं कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। इनकी त्वचा नम सल्क रहित होते हैं एवं नेत्र पलक वाले होते हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 पृष्ठकोष्ठों का बना होता है। किनका? उभयचर का। ये असमतापी प्राणी होते हैं एवं अंडों उत्सर्ग करते हैं। उदाहरण के लिए बूफो, निटोड, मेढक, हाइला, वृक्ष मेढक, सेलामेंडर, इक्थियोफिस पाद रहित उभयचर जिसका जिह्वा नहीं होता है। देखिए, सेलिमेंडर का चित्र यहाँ दिया हुआ है। हाइला यानी पेड़ पर रहने वाला मेढक, इक्थियोफिस, ये इक्थियोफिस है। आगे देखते हैं लंगफिश, मत्स्य मछलियों एवं उभयचर के बीच की कड़ी होता है लंगफिश। मछली और उभयचर के बीच की कड़ी होता है लंगफिश। नेक्ट्यूरस सेलामेंडर की एक प्रजाति है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। प्रश्न पूछ सकता है जो मेढक के कायांतरण में आंत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंत छोटी हो जाती है। आगे देखते हैं मेढक के त्वचा द्वारा सांस लेते हैं क्योंकि उसकी त्वचा पर उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। स्थल पर वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। आगे देखते हैं सरीसृप में देखते हैं। ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क सलयुक्त त्वचा से ढका रहता है। ये सल के केराटिन से बने होते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 पृष्ठकोष्ठों को होता है, परंतु मगरमच्छ का हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है, जिसे प्रकोष्ठ को चैम्बर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर चित्र कछुआ दिया हुआ है। सरीसृप के अंतर्गत कछुआ भी आता है। यहाँ देखिए मगरमच्छ भी आते हैं। फिगर दिया हुआ है इस सब का। ये असमतापी होते तथा अंडे देने वाले हैं। उदाहरण के लिए टर्टल कछुआ, टोर्टाइज, वृक्ष छिपकली, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, क्रैत वाइपर। अंतिम तीनों जहरीले सांप हैं। कौन कौन? कोबरा, क्रैत, वाइपर। यह देखिए बोआ पाइथन यानी अजगर, बुल स्नेक एवं किंग स्नेक आदि सांप जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होमोलोगस हैं। इनके जहरीले दंत मैक्सिलरी दंत जीविका के रूपांतरित रूप हैं। आगे देखते हैं एबीज। एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति उड़ने की क्षमता है। इनमें चोंच पाई जाती है। इनके अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती तथा वायुकोश युक्त होती है। हृदय 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये समतापी होमियोथर्मस होते हैं। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। पक्षियों में शब्दिनी साइरिंक्स नामक वाद्य अंग पाया
जाता है। पक्षियों में एक अंडाशय होता है क्योंकि प्रायः बायां अंडाशय ही विकसित होता है, जबकि गुर्दा, फेफड़े एवं वृषण दो दो होते हैं। पक्षियों में गुर्दा, फेफड़े और वृषण कितने होते हैं? तो ये दो दो होते हैं। चलिए आगे देखते हैं पक्षियों के चित्र। केसुवरी, कीवी और रिया पक्षी। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में दो उंगलियां होती हैं। इसकी आंख सिर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। स्थलीय कशेरुकी में इसकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती है। यह काफ़ी तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग के अंडे प्राणी जगत के अंडों का सबसे बड़े होते हैं। एमू विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिनमें तीन तीन उंगलियां पाई जाती हैं। शुतुरमुर्ग में दो उंगली, एमू में तीन उंगलियां पाई जाती हैं। आगे है पेंगुइन। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी हैं। ये अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसके सिर्फ एक प्रजाति गोलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है। जलीय पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। सबसे विशाल पेंगुइन का नाम एम्पेरर पेंगुइन है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों की पैरों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है, जो इन्हें तैरने में मदद करती है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है एवं तेजी से दिशा बदल सकता है। साथ ही तेजी से दिशा बदल सकता है। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है एवं इसकी याददाश्त बहुत तेज होता है। किसके? हमिंग बर्ड की। यह काफ़ी तेजी से पंख फड़फड़ाता है। उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होती है। 1250 बीट्स पर मिनट होती है। किसके? हमिंग बर्ड की। नर एवं मादा कबूतर अपने अन्नपुट यानी क्रॉप, जो भोजन संग्रह के काम आता है, में बने एक श्वेत पोषक द्रव कपोत दूध पिजन्स मिल्क अपने नवजात कबूतरों को खिलाते हैं। यह दूध एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले प्रोटीन से युक्त होते हैं। कबूतर के अलावा फ्लेमिंगो एवं नर एम्पेरर पेंगुइन में भी अपने शिशुओं को खिलाने हेतु दूध जैसे पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कूटक यानी कील पक्षियों में ये स्टर्नम ब्रेस्टबोन के बढ़े हुए भाग के रूप में होता है, जो उड़ने में मदद करता है। नोक उड़ पाने वाले पक्षियों में यह संरचना नहीं पाई जाती है। कूटक यानी कील नहीं पाए जाते हैं। उड़ने में अक्षम पक्षी शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, केसुवरी। कीवी केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आइए अब स्तनधारी के बारे में पढ़ते हैं। मैमल्स। इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडो भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा जैसी वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी उड़ने तथा पानी में रहने में भी अनुकूल होते हैं। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारी की मूल लक्षण होता है। इनका सर्व प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि का पाया जाना है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। दो जोड़ी पाद चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने में अनुकूल होते हैं। त्वचा रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कर्णपर्लक पाए जाते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है तथा श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी के नाम देखते हैं हम लोग। प्रोटोथेरिया, प्लेटिपस या डकविल एवं स्पाइनो
एंटीईटर एक्डिना मोनिट्रीमेटागन। इनमें यूरिनरी ब्लेंडर नहीं पाया जाता है परंतु रोम पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी के माना जाता है प्रोटोथेरिया। आगे देखते हैं बच्चे देने वाला स्तनधारी जिन्हें जरायुज कहा जाता है। मेटाथेरिया मार्सुपियल मैमल्स का कंगारू या मैक्रोपस कोयला। यूथेरिया वर्ग प्लेसेंटल मैमल्स कुत्ता, बिल्ली, भालू, जायंट पांडा, लोमड़ी, सील, हाइना, बाघ, शेर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन, व्हेल, किलर व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हाथी, जिराफ, गाय, बैल, बकरी, भेड़, हिरन, घोड़ा, गधा, जेब्रा, टॉपिर, ऊंट, गैंडा, दरिया घोड़ा, मैनीटीज, समुद्री गाय, ड्यूगन, सी लायन, चूहा, खरगोश, छछूंदर, हेजहॉग, गिलहरी, शाही, मनुष्य, गिबन, महान कपी। गिबन क्या है? महान कपी है। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगउटैन प्राइमेट्स गण के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर समुद्री घोड़ा का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर वालरस का चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टापिर का चित्र दिया हुआ है, कांटेदार जंगली चूहा का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। सब स्तनधारी ये है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं स्तनधारी के लिए अब हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी एवं विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। कौन? ब्लू व्हेल। एवं जन्म के समय भी यह विश्व की सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इनकी शावक वृद्धि की दर सबसे तीव्र होता है। किसके? तो ब्लू व्हेल के। क्रिल के अतिरिक्त जूप्लैंक्टन, एस्किड्स तथा विभिन्न प्रकार के छोटी मछलियां इनका भोजन होते हैं। पृथ्वी पर विशालतम प्राणी अफ्रीकी हाथी है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता है परंतु रीढ़ वाले प्राणी होते हुए भी घोड़ों एवं चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चमगादड़ में मध्यपट डायफ्राम उपस्थित होता है जिसके कारण वह पक्षियों से भिन्न होता है। खरगोश सदस्यों को चेतावनी देने हेतु पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है। अब देखते हैं डायनासोर के बारे में। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ये सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि ट्रायसिक काल में पैदा हुए थे एवं क्रिटेशियस युग लगभग 6.5 करोड़ या 65 मिलियन वर्ष पूर्व में विलुप्त हो गए। ऑर्कियोप्टेरिक्स पक्षी तथा सरीसृप। देखिए अगला क्वेश्चन भी आए। ऑर्कियोप्टेरिक्स पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। कौन? ऑर्कियोप्टेरिक्स पक्षी तथा सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? ऑर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है, जो कि बीपीएससी पिछला 6 to 8 में पूछा था ये क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। चींटी प्रजाति को कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य कीट जैसे दीमक, भृंग और मॉर्स पेंगुइन भी कवक कृषकों के रूप में जाना जाता है। आगे है
प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और या यीस्ट का एक संयोजन है जो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर रहते हैं। बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता है जो आपको बीमार बनाते हैं, अतः कथन सही है। आगे देखते चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।